सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि पूर्व में आपको मालूम होगा कि लगातार हम हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी की जो क्लासें लगातार चल रही है, आज जो क्लास होगी वह 6ठी क्लास होगी। इससे पूर्व हम छायावाद के चारों कवियों को देख चुके थे और उसके उपरांत हमने मन्नू भंडारी के जीवन परिचय, उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, उनके रेखाचित्र और साथ में उनकी आत्मकथा हमने देखी थी और जो रचना एनसीईआरटी में लगी थी, रजनी और एक कहानी यहाँ भी, यानी कथा पटकथा के माध्यम से। आज हम इसी कड़ी में चलेंगे। जो 6ठी क्लास होगी कृष्णा सोबती एनसीईआरटी में लगी हुई है और कृष्णा सोबती की जो रचना लगी हुई है मियां नासरुद्दीन जो शब्द चित्र है, और यह हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में जो रचना लगी है यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक जो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके पास आपके सम्मुख है कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा सोबती से पूछा गया था और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंदगी नामा उपन्यास किस लेखक या किस लेखिका का है। तो पूर्व में यह चर्चा कर चुका हूँ कि बशर्ते उनकी जो एनसीईआरटी में रचना लगी है वह नहीं भी आती एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर इनकी साहित्य में जिन्होंने कार्य किया और विशेष रूप से उपन्यास, काव्य, कहानी और नाटक से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और रेखाचित्र से। आपको इस पॉइंट को नोट करना है। साथ में हम देखेंगे कि कृष्णा सोबती का जीवन परिचय और इनके विशेष योगदान, कहानी, रेखाचित्र और उपन्यास। देखो, कृष्णा सोबती, इनका जन्म 1925 गुजरात जो पश्चिम पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था और पहले वो पश्चिम पंजाब यानी जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कृष्णा सोबती की जो रचनाएं हैं, इनके उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं और महिलाओं में इतनी सशक्त कृष्णा सोबती का साहित्यिक में इनकी रचनाएं, इनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि इन्हें व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, सलाका पुरुष, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें प्राप्त हुआ। तो इनकी रचनाओं की ख्याति इतनी बड़ी है। देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो हमें 3 तरीके से इसको देखना है। एक तो कृष्णा सोबती की जो रचना लगी हुई है, जो कृष्णा सोबती की रचना लगी हुई है मियां नासरुद्दीन जो सप्त चित्र है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मियां नासरुद्दीन किससे संबंधित है, तो सब चित्र है। ठीक है। दूसरा, हम इनका जीवन परिचय और इनके साहित्य में योगदान, पुरस्कार, और तीसरा उपन्यास, और चौथा हम इनकी कहानियों का पूर्ण रूप से इनकी कहानियों को देखेंगे। तो देखते हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम, इनके उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त भी इनके उपन्यास हैं उसके बाद, क्योंकि एनसीईआरटी की ये बुक में पूरा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इतने ही महत्वपूर्ण जो इनके जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम, ये महत्वपूर्ण उपन्यास आपको मालूम होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इनके गुजरात, पाकिस्तान और गुजरात से हिंदुस्तान 2017 में इनकी एक दूसरा उपन्यास निकला था, सूरजमुखी अंधेरे में। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसको भी आपको देखना है, सूरजमुखी अंधेरे में। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इनकी कहानियाँ, डोर से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, मित्रों मरजानी कई बार पूछा गया है, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में। आपको नोट करना है जिंदगी नामा, समय सरगम और दिलो दानिश। ठीक है, मित्रों मरजानी, बादल के घेरे में। अब हम इसके शब्द चित्र देखते हैं, संस्मरण या शब्द चित्र। हम हंस मत, ये 3 भाग हैं इसके। ये संस्मरण भी है, रेखा चित्र भी है।
भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जहाँ तक आपके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आपको इतना याद रखना है कि जो मियां नासरुद्दीन लगा हुआ है वो हम हसमत में लगा हुआ है। आगे इनके जो पुरस्कार, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका पुरुष, जो सलाका पुरुष नहीं सलाका सम्मान, कल भी हम यही बात मैंने की थी। वहाँ पर हमने देखा था कि मन्नू भंडारी को जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। उनकी एक कहानी यहाँ भी जो वहाँ पर लगी थी, और साथ में उनको सलाका पुरुष 2 सम्मान प्राप्त हुए थे। वहीं कृष्णा सोपती को 3 सम्मान प्राप्त हुए थे। एक तो साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी सलाका पुरुष, और साहित्य अकादमी से की 72 सदस्य भी थे। ठीक है, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। अब हमें जो इनके पुरस्कार को देखना है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये हिंदी साहित्य की ऐसी दूसरी महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2017। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 के बाद किसी भी हिंदी साहित्य में अभी तक 2023 तक किसी को भी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कई भाषाओं में दिया जाता है। तो आशा देवी पूर्ण 1976 में, और हिंदी में पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन थी? महादेवी वर्मा थी। ठीक है, और दूसरी महिला कौन थी? कृष्णा सोपती, जिनको 2017 में प्राप्त हुआ, लास्ट 2017 में। अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो 16-17 लोगों को प्राप्त हो चुका है, परंतु 1982 के बाद, 1982 से पूर्व तुमने देखा होगा कि जैसे पंत जी की रचना थी चिदम्बरा, महादेवी वर्मा की यामा, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, और उर्वशी, इन 4 रचनाओं का हमें देखते हैं कि ये रचनाएं थी, इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन 1982 के बाद जो भी पुरस्कार प्राप्त हुए थे किसी भी साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार प्राप्त होता था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तब किसी व्यक्तिगत किसी रचना को नहीं दिया जाता था, उस व्यक्ति के, उस साहित्यकार के व्यक्तित्व को देखकर संपूर्ण रचनाओं के लिए यह साहित्य पुरस्कार दिया जाता था। एक पॉइंट तो आपको यही पॉइंट रखना है कि कृष्णा सोपती को महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये दूसरी महिला थी। ठीक है, और संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। दूसरा इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, हाँ, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम महिला कृष्णा सोपती ऐसी पहली महिला थी जिन्हें जिंदगी नामक उपन्यास के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेना। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रथम सलाका पुरस्कार। प्रथम महिला कृष्णा सोपती प्रथम महिला ऐसी थी जिन्हें सलाका पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वितीय, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम, और सलाका पुरस्कार प्रथम। ये महिला की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो प्रथम महिला व्यास सम्मान प्राप्त करता चित्रा मुदगल थी। ठीक है, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हैं कि जो पहला पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया था और पहली महिला आशा देवी पूर्ण को दिया गया था। अगर मैं बात करूं साहित्य अकादमी पुरस्कार तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। प्रथम जो सलाका पुरस्कार था वो रामविलास शर्मा को दिया गया था 1987-1988 के लिए, और प्रथम व्यास सम्मान भी रामविलास शर्मा को ही प्राप्त हुआ था 1991 में। तो आपको पॉइंट रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, द्वितीय यह महिला थी, द्वितीय, और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रथम सलाका पुरस्कार प्राप्त हुए थे कृष्णा सोपती को। उनकी व्यक्तित्व की छवि को तुम ऐसा देख सकते हो कि महादेवी वर्मा के बाद जो वर्चस्व था, जो साहित्य में, हिंदी साहित्य में एक, जिनका एक व्यक्तित्व इतना विशाल था उनकी रचनाओं का, कि उन्हें इतने पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अब हम आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इसमें
इसमें इनकी एक रचना थी जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा का विषय क्या था, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, जिंदगी नामा पंजाब के ग्रामीण किसान जीवन पर आधारित थी, ठीक है। और पंजाब के ग्रामीण किसान जीवन पर आधारित थी और इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिंदगी नामा पर, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। दूसरी जिंदगी नामा और सिक्का बदल गया, इनकी एक कहानी है सिक्का बदल गया, इसमें नहीं लिखा गया है, ये कहानी संग्रह है और उनकी एक कहानियाँ हैं। तो यह भी नेट में लगा हुआ है, सिक्का बदल गया, इनकी भी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अभी यहाँ पर लिखा गया है, कई बार ऐसे पॉइंट, ऐसे कथन साहित्यकारों के आते हैं, ऐसी पंक्तियाँ आती हैं कि उन्हें आपको नोट करना होगा। जैसे कल ही एक पंक्तियाँ थी, शायद मैं उसे भूल गया आपको बताना, लेकिन कृष्णा सुप्त की ये पंक्तियाँ भी आप याद कर लेना कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। आगे हम चर्चा करते हैं इनकी जो साहित्य, इनके साहित्य पर और इनकी जो एनसीईआरटी में लगी रचना पर, ठीक है। तो कृष्णा सोबती की बात करें, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, यही कारण है कि उनके स्वयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठ वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए जिन्होंने अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हंस मत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित नहीं होगा कि यशपाल के झूठ सच, राही, मासूम रजा के आधा गांव, भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, कौन सी रचना भारत पाकिस्तान विभाजन में, देखो ये तब की बात थी, ये रचना का तब के उस समय के थे जब भारत पाकिस्तान या चीन युद्ध, कहीं हमें रचनाओं में वास्तविक जीवन के आधार ही नहीं मिलता है, बल्कि हमें हमारे पड़ोसी देशों से उनके संबंध भी मिलते हैं। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय अगर कोई लेखक अपनी लेखनी चलाता था तो उस मार्मिक, उस प्रत्यक्ष घटनाओं पर भी अपना कलम चलाया करते थे साहित्यकार, और फिर उस रचना की प्रसिद्धि और भी बढ़ जाती थी। तो जैसे यह काफ़ी प्रसिद्ध है, तमस उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है, झूठ सच उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है। अब थोड़ा इसमें भी चर्चा कर लेते हैं, यह पॉइंट आ चुका है लेकिन कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। झूठ सच 1958 और तमस 1973, ये दोनों रचनाएं जो हैं, झूठ सच यशपाल की है, झूठ सच किसकी है, यशपाल की है, ठीक है। जबकि भीष्म साहनी की रचना है तमस, ये दोनों लाहौर पर है, ठीक है। यानी लाहौर है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में इसका वर्णन है। जबकि जिंदगी नामा ये डेरा जट्टा गांव है और धरती धन अपना घोड़ावाह गांव, ये दोनों पंजाब प्रांत में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। जिंदगी नामा किसान से संबंधित है और धरती धन अपना दलित समाज से संबंधित है, दोनों पंजाब का उल्लेख किया गया है। और झूठ सच और तमस दोनों में लाहौर का उल्लेख किया गया है। और ये रचना विशेष रूप से जो है नेट की एक काफ़ी फेवरेट रचना है कि नेट में क्वेश्चन पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तमस, झूठ सच, धरती धन अपना, जिंदगी नामा आज काफ़ी रचनाएं हैं, आपका बंटी जैसे हमने कल देखा था, मन्नू भंडारी की रचना, तो इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं था, जिसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। बस आप एक तो बार भी देखोगे तो आपको समझ, देखो ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है, आप कितना रट पाओगे, कितना अपने दिमाग में रख पाओगे आप एग्जाम तक, बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती, लेकिन आप थोड़ा समझ के पढ़ोगे
आप अर्थपूर्ण सीखोगे तो वह आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठा रहेगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हंस मत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हंसमत नामक चरित्र का सर्जन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। देखो, यह क्वेश्चन आ सकती है कि किनकी रचनाओं में, देखो आप दो तरीके से भी तैयारी, देखो आने वाला लेक्चरर होगा जिसका हिंदी होगा तो वो वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकता है। अभी अगले महीने 10 से 21 के मध्य दिसंबर में नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है, तो आप कई माध्यमों से तैयारी कर सकते हैं। अभी जो है एकलव्य विद्यालय के तुमने फॉर्म भरे होंगे आप लोगों ने, तो आप एक तरीके से अन्य पेपरों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा अपनी। ऐसे नहीं कि हमें सीमित रहना एलटी के लिए, ऑप्शन खुला रखो अपना, कि जिससे आने वाले लेक्चरर में वह अपना दमखम आप दिखा सकते हो, नेट में भी दिखा सकते हो। लेकिन आपकी मौजूदगी की पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आपका जड़ बुनियाद अपने मजबूत करके रखोगे तो आगे आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं कि मैंने कहा था कि ये पंक्तियाँ आ सकती है कि संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद थे। ठीक है, अब जो उनकी रचना है मियाँ नासरुद्दीन, ठीक है, नाम ही ऐसा है कि आ भी सकता है, और वहाँ आपको पता चलेगा कि हिंदी वाला ऐसा कैसा लिख सकता है। कोई ऐसा उल्ट पटांग नाम आ गया तो आप वहाँ टिक लगा सकते हो, ऐसे सिंपल नाम में आप नहीं लगा सकते हो। तो आपने अगर देखा है, रचना के बारे में पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर आपकी तर्क शक्ति वहाँ पर तभी काम कर सकती है। तो शब्दचित्र हंस, आपको पॉइंट रखना, यह याद रखना है कि मियाँ नासरुद्दीन शब्दचित्र हम हंसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नासरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियाँ, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। यह विषय वस्तु है कि जो मियाँ नासरुद्दीन जी हैं, खानदानी नानबाई मियाँ नासरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियाँ और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नासरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। जो उनकी रोटी बनाने की कला है, वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे का कला का दर्जा देते हैं और करके सिखाने को असली हुनर मानते हैं। देखो, जो उनको आता था वही चीज़ को उन्होंने कला में परिवर्तित कर दिया, उसी को महारत मानते थे और वही उन्होंने उसी को हुनर माना। मतलब निचोड़ इसका निष्कर्ष यही है कि आप पर कोई भी हुनर है, उसका आपने अच्छी तरीके से प्रयोग किया और लगातार आप उसको आगे ले गए, वही एक हर इंसान की एक अच्छाई होती है। तो यह कृष्णा सोपती के बारे में था, और इससे पूर्व भी हमने कृष्णा मन्नू भंडारी के बारे में चर्चा की थी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राहुल सकृत्यान काफ़ी रचनाकार हैं और हम विशेष करके लेंगे। दूसरी बात मैं चर्चा कर रहा था कि अगर कृष्णा सोपती से नहीं पूछा जाएगा तो कृष्णा सोपती का आधार उपन्यास में भी है। आपके उसमें उपन्यास लगा हुआ है, कहानियाँ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि वही रचना आएगी उसके साथ आपको और उनके अतिरिक्त भी उनके साहित्य में क्या योगदान था उसको पढ़ना है। निश्चित तौर पर कई बार हम ऐसा सोचते इसी रचना को हम रट ले। आप मानो कितनी रचनाएं हैं, 11वीं 12वीं में कितनी रचनाएं हैं, 9वीं 10वीं में कितनी रचनाएं हैं, 40-50 तो होगी। जहाँ हजारों शब्द याद करने होते हैं वहाँ पर 40-50 रचनाएं सबको मालूम होगी। आप इस गलत फहमी में मत रहना। हर कोई इंसान तैयारी कर रहा है तो अपनी कुछ ना कुछ तो तैयारी कर रहा होगा। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए 2-4 महीने में और भी बेहतर तैयारी होगी। लेकिन आपको भी इस तरीके से पढ़ना है
50% सब कर लेंगे मित्रों, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। और 50% 40% पेपर सिंपल ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सिंपल पूछा जाएगा। जहाँ लड़ाई, जहाँ महाभारत युद्ध छिड़ता है वह 70 से 60 के बीच में होगा। नोट कर लेने इस बात को। लेकिन उसके लिए हमें अतिरिक्त तैयारी करनी होगी, रचनाओं को ढंग से पढ़ना होगा, कहानी भी देखनी होगी, नाटक। कई बार क्या होता है, अभी हम जैसे कोचिंग सेंटरों में देखते हैं, वो लगे हैं आदिकाल को पढ़ने में, लगे हैं मध्य जो है भक्ति काल को पढ़ने में, लेकिन उसके अतिरिक्त 6 महीने आप लोगों ने वहीं व्यतीत कर दिए, तो फिर आप कब संस्कृत देखोगे, कब NCERT आप पढ़ोगे, कब पेडागोजी पढ़ोगे। नाटक है, नाटक का क्षेत्र बहुत बड़ा है। नाटक में 2 पॉइंट लगे हैं आपके। फिर उसके बाद उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, 5 ये पॉइंट ये हो गए। और एक संस्मरण रेखा चित्र है, एक कथेतर है। 6 से 7 पॉइंट, 12 पॉइंट में से 6 से 7 पॉइंट यह है। मेरे बोलने का मतलब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बोलने का मतलब यही है, जो साक्ष्य, जो प्रमाण, जो तथ्य सामने है, उसको लेकर आप चलिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। देखो कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई भी पीछे नहीं है। हर बातें नहीं बताता है, शेयर नहीं करता है, अपने चुपके से तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, उससे क्या, क्योंकि ज्ञान तो अपना है ना, ज्ञान कोई किसी को नहीं चुरा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को एक रचनात्मक ढंग से कीजिएगा। कम पढ़ना, ऐसे नहीं कि हमें 12-14 घंटा पढ़ रहे हैं, उसका कोई आधार ही नहीं। अगर मुझे लगता है कि आप कम से कम 6 से 8 घंटा भी अभी से अपनी तैयारी करते हो, तो आपको निकलने से, IIT का शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पॉइंट को आप नोट कर लेना। यह अवश्य होता है, आप धीरे धीरे आपको चलना होगा और एक नित्य पढ़िएगा, समय निर्धारित करके पढ़िएगा, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपने 2-4 दिन अध्ययन तो किया, उसके बाद 2-4 दिन आप घूमने टहलने के लिए, अब सब कुछ थोड़ा सा कम कीजिएगा, अपना पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी इतना बड़ा टीचर, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल मेरा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी सी बातों में बहुत दम होता है। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे जिनका आधार नहीं होता, उनकी बातों में भी दम होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम NCERT की और रचनाओं को पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़े बहुत देखोगे। इसके अतिरिक्त आप ना चलते रहिएगा। नाटक आप निबंध भी पढ़ना होगा, नाटक अतिरिक्त भी पढ़ते रहिएगा, 1-1, 2-2 घंटा जितना भी हो सके। और NCERT का 1-1, 2-2 पार्ट जो भी है आप देखते रहिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट यह है कि मैं यहाँ पर भूल गया। अगर देखो, वैसे व्यक्तिगत तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि मेरा नंबर उसमें नहीं है, लेकिन मैंने अबाउट में अपना नंबर डाल दिया है चैनल में। आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हो, उस नंबर पर कॉल नहीं लग सकती है। आप मैसेज सेंड कर देना। जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या का समाधान मेरे पास होगा, जितना भी मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन उस नंबर से बात नहीं हो सकती है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा। फिर भी आपको अगर नंबर की आवश्यकता है तो मैं इसमें नोट कर लूँगा, फिर भी आप नोट कर सकते हैं। 81 91 86 42 51 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, कहीं पर आपको लगता है कि मैंने रॉन्ग बताया है, कोई क्वेश्चन में गलती होती है, तो आप तब भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी व्यक्तिगत क्या राय मैं आपको दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद।